एक बड़ा ही फेमस कोट है, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री डिस्ट्रॉय इट्स लैंग्वेज एंड कल्चर। और इसी बात पर भरपूर ध्यान दिया भारत में आए सारे लुटेरों ने, जैसे पुर्तगालियों ने, मुगल्स ने, अंग्रेजों ने, यहाँ तक कि देश के नेताओं ने भी। पिछले कुछ दिनों में हमने कन्नड़, तमिल, मराठी भाषी क्षेत्रों से कई सारी ऐसी वीडियोस देखे जिसमें हिंदी बोलने वाले लोगों से खास नफरत दिख रही है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले गुजरात, पंजाब, बंगाल सहित 20 से ज्यादा जगहों पर भाषाओं के लिए प्रोटेस्ट किए जा चुके हैं। इन लैंग्वेज की प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है 1937 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूल्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार द्वारा हिंदी को कंपलसरी बनाने का फैसला लिया जाता है। इस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट को लीड कर रहे होते हैं सी राजागोपालचारी। इसके बाद द्रविडियन लैंग्वेज को बचाने के लिए मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। और इन प्रोटेस्ट के बीच एक नाम पेरियार का भी होता है, जिनका इन्फ्लुएंस सदर्न पार्ट में ज्यादा था। इस प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है जस्टिस पार्टी का, जो बाद में द्रविड़र कजगम फिर डीएमके में बदल गया। अब हिंदी मैंडेटरी करने का फैसला इसलिए लिया गया था ताकि नॉर्थ और साउथ के लैंग्वेज बैरियर को खत्म किया जा सके। लेकिन साउथ की पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया, जिससे साउथ और नॉर्थ डिवाइडेड ही रहा। बाकी जगहों पर भी इस प्रोटेस्ट का इन्फ्लुएंस बढ़ा और लोगों ने हिंदी के खिलाफ ही प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। Ruling DMK in Tamil Nadu is holding an anti-Hindi agitation. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, who was hit out at the center, alleging another attempt at the Hindi imposition in the state. Students mostly from UP and Bihar who had gone to Mumbai and adjoining areas to appear in a railway recruitment board test were beaten by Raj Thakkre's supporters. The focus once again is on the imposition of Hindi. गुजरात में नफरत की आग अब बिहार तक पहुंचने लगी है। Tamil Nadu's higher education minister has said that people who speak the Hindi language sell pani puri in Tamil Nadu. नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर सिंप्लीफाइड। देश के हर कोने में रीजनलिज्म है, हर रीजन की अपनी बोली है, भाषा है। जैसे नॉर्दर्न इंडिया के एक स्टेट में भी अलग अलग रीजन है और उनकी अलग अलग बोली भी है। जैसे बिहार में मिथिला, मगधी, भोजपुरी, उत्तर प्रदेश में अवधी, ब्रज, बुंदेली, बघेली, ठीक वैसे ही सदर्न इंडिया में भी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस हैं। जैसे कर्नाटक में कन्नड़, कोंकणी, तुलु, कोदवा, बेरी। हर रीजनल लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में बोली जाने वाली ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड फॉर्म हिंदी है, वैसे ही साउदर्न पार्ट के अलग अलग बोली के स्टैंडर्ड फॉर्म तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। अब यहाँ दिक्कत यह आती है कि सदर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया के बीच में कोई भी एक कॉमन लैंग्वेज ना होने की वजह से इन दोनों पार्ट्स के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बैरियर बन जाता है। और इसी बात का फायदा देश की और सदर्न स्टेट की अलग अलग सरकारों ने भरपूर उठाया है। नौबत यहाँ तक आई कि सदर्न पार्ट के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने एक अलग कंट्री की ही मांग शुरू कर दी। इनका कहना था कि सदर्न पार्ट से कलेक्ट किया जाने वाला टोटल टैक्स नॉर्दर्न पार्ट के टोटल टैक्स से ज्यादा है और बदले में मिलने वाले पैसे नॉर्दर्न स्टेट्स के कंपैरिजन में सदर्न स्टेट्स को काफी कम मिलते हैं। For every 1 rupee of tax contributed by Uttar Pradesh, that state receives 1.79 rupee back from central taxes. Tamil Nadu puts 1 rupee and we get 30 to 35 paise back. So it's not the money that we begrudge. It's the lack of progress. It's like throwing money down a well. अब ये इसलिए भी होता है क्योंकि साउथ के कंपैरिजन में नॉर्थ का पॉपुलेशन ज्यादा है और इसलिए स्टेट्स को डेवलपमेंट के लिए मिलने वाले पैसे में भी एक ज्यादा मार्जिन देखने को मिलता है। The budget allocated for 22-23 for new lines to the southern railways is only 59 crores and the northern railways is 13,200 crores. हाँ, ये देखकर ऐसा लग सकता है कि इनकी बातें सही हैं, लेकिन दरअसल अलग देश की मांग अभी नहीं बल्कि इससे पहले 1938 में उठाई गई थी, जिसका कॉन्सेप्ट लाने वाले थे ईवी रामासामी, जिन्हें पेरियार भी कहा जाता है। पेरियार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कांग्रेस में ज्यादा मेंबर्स ब्राह्मण थे। अब पेरियार ने इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद शुरू किया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये मूवमेंट था मद्रास प्रेसिडेंसी के पिछड़े लोगों को इक्वालिटी दिलाने के लिए, जिनके साथ अंग्रेज और कांग्रेस दोनों ही भेदभाव कर रहे थे। इसके पीछे एक कारण था अंग्रेजों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पर निकाली गई वो वैकेंसी जो सिर्फ तमिल और तेलुगु ब्राह्मणों के लिए थी, क्योंकि ये ब्राह्मण एजुकेटेड होते थे और इन्हें इंग्लिश आती थी। पेरियार खुद एक एथिस्ट थे और वो जमकर हिंदू धर्म का विरोध भी करते थे। आज उत्तर और दक्षिण में हो रहे भाषा की लड़ाई में कहीं ना कहीं पेरियार की आइडियोलॉजी का भी एक बड़ा रोल है। हिंदू
हिंदू धर्म को लेकर पेरियार का पर्सपेक्टिव ये था कि हिंदू धर्म सिर्फ ब्राह्मणवाद को फैलाने का एक जरिया है। मद्रास में हिंदू धर्म सिर्फ तमिल को दबाने के लिए है। हिंदू धर्म से पेरियार की नफरत आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि पेरियार ने हिंदू धर्म की सारी किताबों को अपने प्रोटेस्ट में जला दिया। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को मारने और उनके घर जलाने जैसी बात अपनी रैलियों में करते थे। वो ब्राह्मणों को साउथ के लिए इन्वेडर्स कहते थे और उनकी तुलना मच्छर, कीड़े मकोड़े और जूस से करते थे। जाहिर सी बात है, जिस हिंदू धर्म को लेकर पेरियार इतना विरोध करते थे, उस धर्म से जुड़ी भाषा का भी वो वैसे ही विरोध करते थे। यहाँ तक कि वो तमिल और अन्य द्रविड़ भाषाओं वाले इंडिया के पूरे साउदर्न पार्ट के लिए द्राविड़ नाडु शब्द का इस्तेमाल करते थे, जिसका मतलब साफ तौर पर एक अलग देश था जहाँ द्रविड़ भाषा और द्रविड़ कल्चर का ही प्रयोग होगा। इसी मोटिव को सामने रखकर पेरियार 27 अगस्त 1944 को जस्टिस पार्टी को मर्ज करके एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, द्रविड़र कजगम। लेकिन 1949 में पेरियार ने खुद से 40 साल छोटी औरत से शादी करके पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया, जिससे पार्टी टूट गई और एक नई पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कजगम बनी, जिसका एजेंडा भी वही था, नॉर्थ इंडियन हिंदुओं का विरोध, हिंदी का विरोध और एक देश जिसका नाम है द्रविड़ नाडु। और इसी देश की बात आज डीएमके पार्टी के नेता करते हैं, और डीएमके ही नहीं बल्कि बाकी के भी साउदर्न स्टेट्स की पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। अब यहाँ एक और चीज गौर करने वाली है, मद्रास प्रेसिडेंसी से लेकर आज के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला जैसे राज्यों के जो सीएम है, चाहे वो एम के स्टालिन हो, सिद्धारमैया हो या पिनरई विजयन, ये सब लोग खुद को एथिस्ट बताते हैं। जाहिर है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की नींव ही एक खास भाषा, एक धर्म के खिलाफ हो, वो कैसे अपना एजेंडा छोड़ सकती है। यही कारण है कि अक्सर साउथ के पॉलिटिशियंस नॉर्थ इंडिया के लिए आपत्तिजनक शब्द बोलते रहते हैं। और जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी फैसला लेती है नॉर्थ और साउथ इंडिया के लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए, तो इन साउथ के पॉलिटिकल पार्टीज का विरोध शुरू हो जाता है। Ruling DMK in Tamil Nadu is holding an anti-Hindi agitation. Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, who was hit out at the centre, alleging another attempt at the Hindi imposition in the state. The focus once again is on the imposition of Hindi. Pro Kannada organization has said they will form an anti-Hindi front of parties. DMK staged a protest against any imposition of Hindi. Tamil Nadu's higher education minister has said that people who speak the Hindi language sell pani puri in Tamil Nadu. अब अक्सर हम ये भी देखते हैं कि कन्नड़ बोलने वाले लोग कर्नाटक में जाने वाले नॉर्थ इंडियंस को कन्नड़ में ही बात करने को बोलते हैं और कभी कभी तो एग्रेसिव भी हो जाते हैं। हम लोग हिंदी वाले हैं, कहीं पे काम करते हैं, आकर गाली देता है, माँ बहन को गाली देता है, समझे? कर्नाटक में रहते हैं ना, ठीक है, पहले कन्नड़ सिखाओ। कन्नड़ नहीं बोलेगा अभी। हाँ, कन्नड़ नहीं बोलेगा। खाना खाने के लिए। ಯಾವ ಊರು ನಿಂದು ಬಿಹಾರಿ ನಿನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋ तो हटे तुम बोले ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು कन्नड़ नहीं जानते हैं ये सीखना दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज इंडिया, दिस इज आवर लैंड नॉट योर लैंड। अब यहाँ एक सवाल आता है कि जब कन्नड़ सीख लेने से सदर्न पार्ट में आसानी होगी तो सीखने में क्या दिक्कत है। तो इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है। जैसे सदर्न स्टेट्स को छोड़कर बाकी स्टेट्स में भी अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे गुजराती, असमीज, बांग्ला और भी कई सारी, लेकिन सबके पास एक कॉमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, हिंदी। लेकिन सदर्न स्टेट्स के हर स्टेट की अलग लैंग्वेज है, जैसे कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयालम, और इन सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग स्क्रिप्ट है और ये भाषाएं भी आपस में बहुत अलग हैं। ये भाषाएं खुद में उतनी ही अलग हैं जैसे हिंदी से तमिल या कन्नड़। अब इसी बैरियर को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एक बच्चे को 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी, जिसमें एक रीजनल, एक नेटिव इंडियन और एक इंग्लिश होगी। लैंग्वेजेस की दिक्कत तो यहाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन एक सवाल बाकी रह जाएगा कि आखिर सदर्न स्टेट्स में नॉर्थ इंडियंस को मिसट्रीट क्यों किया जाता है। इसका जवाब भी बड़ा ही सिंपल है, एम्प्लॉयमेंट। नॉर्दर्न स्टेट्स से साउथ जाने वाले वर्कर्स वहां के फिक्स्ड मार्केट वेजेस से लो वेजेस में काम करते हैं, जिससे वहां के नेटिव वर्कर्स का भी काम नॉर्थ से गए वर्कर्स को मिल जाता है, और यही कारण बनता है कई बार डिस्प्यूट्स का। लेकिन इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, इसे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके सिंप्लीफाइड तरीके से समझेंगे दूसरे वीडियो में। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।